हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 12th अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग रेशियोज और वीकेंड से रेशियो एनालिसिस। प्रीवियस लेक्चर तक हमने लिक्विडिटी रेशियोज वाला क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया था और उसके दो रेशियोज दो डिफरेंट वीडियोस के अंदर डिस्कस किए थे। करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो कंसेप्ट डिस्कस किया था और उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन, दैट इज व्हाट सॉल्वेंसी रेशियोज। और सॉल्वेंसी रेशियोज में भी सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का कंसेप्ट क्या है, उसके एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स क्या हैं, और उसके डिफरेंट न्यूमेरिकल के ऊपर इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज बताए थे कि रेशियोज जो फंक्शन के अकॉर्डिंगली, अपने काम के अकॉर्डिंगली जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो 4 होते हैं। फर्स्ट आर लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज एंड फोर्थ वन आर द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियोज जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को शो करते हैं, आपके बिजनेस की कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश को बताते हैं। अब हम बढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज पर। जो हमारा रेशियोज स्टार्ट हो रहे हैं वो कौन से, हमारे सॉल्वेंसी रेशियोज। और ये सॉल्वेंसी वर्ड जो बनाया गया है कहां से डिराइव किया गया, फ्रॉम द वर्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मीनिंग होता है बंदे का मार्केट के अंदर एस्टैब्लिश रहना। और देखिए एक्चुअली टेक्निकली अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो हमारे बिजनेस, अगर किसी भी बंदे की सॉल्वेंसी देखनी है तो उसकी एसेट और लायबिलिटी पे ध्यान दें। एसेट पे भले ना दें, उसकी लायबिलिटी पर एक्चुअली ध्यान दें। और अब नॉर्मल कंडीशन में सॉल्वेंट बंदा तब होता है जब उसकी एसेट्स उसकी लायबिलिटी से ज्यादा होती है, मींस उसकी बिलोंगिंग ज्यादा होंगी, उसके ऑब्लिगेशंस कम होंगे। लेकिन कंपनी में टेक्निकल लेवल के ऊपर हम जब सॉल्वेंसी देखते हैं तो हम सॉल्वेंसी के अंदर क्या देखते हैं, हमारी कंपनी की लायबिलिटीज देखते हैं। ओके, अब देखिए अगर आप कंपनी के टेक्निकल एस्पेक्ट पे जाते हैं और कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं तो लायबिलिटीज को देखेंगे तो पूरी बिजनेस की लायबिलिटीज दो पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड होती हैं। एक होती है इंटरनल लायबिलिटी एंड सेकंड आर एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ओनर्स, इसको हम बोलते हैं ओनर्स फंड या ओनर्स इक्विटी, और ये होते हैं बोरोड फंड्स। बोरोड फंड मींस हमने कहीं बाहर से बोरो किया है। ठीक है, ये हम पर एक्चुअल लायबिलिटी। ये बिजनेस में ओनर का लगाया हुआ पैसा है और ये बिजनेस में बाहर वाली पार्टीज का लगाया हुआ मनी है। ओके, फिर इस एक्सटर्नल लायबिलिटी में हमारे पास टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली दो लायबिलिटीज होती हैं, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। 12 महीने से ज्यादा लॉन्ग टर्म डेब्ट्स बोलते हैं इसको, और ये शॉर्ट टर्म डेब्ट्स कहलाते हैं। करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म के अंदर आती है। करंट लायबिलिटी वाला पार्ट हमने लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर ऑलरेडी पढ़ लिया। एक्चुअली क्या होता है, बिजनेस के अंदर जो सॉल्वेंसी मेजर होती है स्पेशली इन केस ऑफ कंपनीज, तो वो आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस के ऊपर होते हैं। और आपके बिजनेस में लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस ये दो होते हैं। ये फाइनेंस तो डे 1 पर लगेगा और कब तक लगा रहेगा, जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती, क्योंकि ये ओनर का पैसा है। ओनर फर्स्ट डे पैसा लगाते हैं और बिजनेस से कम निकालते हैं जब बिजनेस क्या होता है, वाइंड अप हो जाता है। और ये नॉन करंट लायबिलिटीज आपका मोर देन 12 मंथ्स के लिए लिया गया मार्केट से डेब्ट्स होता है। तो हमारी जो सॉल्वेंसी रेशियोज हैं ये आपके बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन को बताएंगी, और सॉल्वेंसी पोजीशन को बताने के लिए हमें हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस के ऊपर, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो इस पूरे सॉल्वेंसी रेशियोज में हम मैक्सिमम बातें जो करेंगे वो अबाउट द डेट्स करेंगे कि हमारी मार्केट में सॉल्वेंसी की पोजीशन एक्चुअली क्या है, अलग अलग पैरामीटर्स पर और अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर सॉल्वेंसी क्या बनती है। फाइन, इसमें फर्स्ट रेशियो, 4 रेशियोज इसके अंदर आने वाले हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट, डेब्ट इक्विटी, सेकंड टोटल एसेट टू डेट रेशियो, थर्ड इज प्रोप्राइटरी रेशियो एंड फोर्थ वन इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। 4 अपने आप में इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं। अभी हम बात करेंगे अबाउट द डेब्ट रेशियो। हमारे रेशियो का नाम है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो यहां पर दो वर्ड यूज हो रहे हैं, डेब्ट और सेकंड वर्ड इज व्हाट, इक्विटी। अब अगर मैं डेब्ट्स और इक्विटी को बिल्कुल आसान जबान के अंदर कहूं तो कंपनी कितना ओन करती है दैट इज कॉल्ड एज इक्विटी, और कंपनी कितना ओ करती है दैट इज कॉल्ड एज डेब्ट्स। ओ करना मींस कंपनी को कितना मार्केट के अंदर लौटाना है, एक्सटर्नल पार्टीज को कितना देना है दैट इज कॉल्ड एज डेब्ट्स। और कंपनी कितना ओन करती है, कंपनी के मालिक लोगों का कितना अपना फंड है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इक्विटी। तो ये रेशियो जो है ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन डेट्स एंड इक्विटी। और ये डेट्स भी कौन से हैं, हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स। ये लॉन्ग टर्म डेट्स में और कंपनी के शेयर होल्डर्स फंड के बीच में रिलेशनशिप शो करता है, और ये देखता है कि शेयर होल्डर फंड के कंपैरिजन में कंपनी के ऊपर कितने
कितने रुपए का लॉन्ग टर्म डेट्स है। ये देखा जाता है ना भाई, हम भी कोई बिजनेस करते हैं तो ये देखते हैं कि भाई बिजनेस में हमने कितना लगाया और मार्केट से कितना लोन लिया है। आप भी कभी बात करते होंगे अपने आसपास के बिजनेस में कि भाई इस स्पेसिफिक बिजनेस के ऊपर बहुत सारा लोन है और ये अपने आप में बहुत रिस्की पोजीशन के ऊपर एक्चुअली बैठा हुआ है। तो इस तरह से हम बात करते हैं उसमें कि भाई इसका लगाया हुआ पैसा कम है, इसका बोरो किया हुआ पैसा ज्यादा है। तो एक्चुअली डेब्ट टू इक्विटी यही बताता है कि कंपनी के ओनर का कितना पैसा लगाया हुआ है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कितना कंपनी ओन करती है, और कंपनी ने मार्केट से कितना लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर बोरो किया है, कितना कंपनी ओ करती है। इसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, ऐसे डेब्ट जिनका पीरियड मोर देन 12 मंथ्स का है, और इसको हम बोलेंगे इक्विटी है, जिसको हम बोलेंगे शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो ये हमारा जो रेशो है एक्चुअली वो यही बताएगा कि भाई कितनी हमारे पास बोरोड फंड है और कितना हमारे पास ओनर्स फंड या इन्वेस्टेड फंड है। मान लीजिए कि अगर कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म डेट्स, मान लो लॉन्ग टर्म डेट्स की अगर हम बात करें 5 लाख रुपीज है और उस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स फंड कितना है, 2,50,000 रुपीज का है। तो अगर मैं, ये हमारा ओन्ड अमाउंट है, ये हमारा ओड अमाउंट है, तो इसका अगर मैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालूंगा तो फॉर्मूला बनेगा 5 लाख अपॉन 2,50,000, दैट इज व्हाट 2:1। अब अगर हम इसको इंटरप्रीट करें तो इसका इंटरप्रिटेशन ये बोलता है कि हर 1 रुपए के ओनर्स फंड पर 2 रुपए का डेब्ट से कंपनी के ऊपर, कंपनी के इंटरनल और एक्सटर्नल फंड में 2:1 का रेशो है। मींस ओनर का लगाया हुआ 1 रुपया है तो मार्केट से बोरो किया हुआ 2 रुपया है। तो ये हम इसके अंदर बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसका डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 का है। मींस अपना लगाया हुआ पैसा 1 रुपया है और मार्केट से बोरो किया हुआ पैसा 2 रुपीज है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर होता यह है कि डिफरेंट इंटरप्रिटेशन चलते हैं और डिफरेंट मतलब लोगों की अलग अलग हाइपोथेसिस इसके अंदर बेसिकली लगती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है अपनी जगह पर ये 2:1 का रेशो के भाई बोरोड फंड, ऐसा बोला जाता है कि डेब्ट इज कंपैरेटिवली चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, इक्विटी से सस्ता डेब्ट पड़ता है। आप आगे के जब हायर क्लासेस के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि भाई कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो बोलती हैं कि भाई डेब्ट्स का यूज करो अगर आपको फर्दर अपनी बिजनेस को फाइनेंस कराना है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं इक्विटी का यूज करो, कुछ लोग बोलते हैं इसका ऑप्टिमम रेशो मेंटेन करके चलो। एनीवे, तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई डेब्ट्स का ज्यादा होना ये कंपनी के लिए अच्छा है, उससे कंपनी की वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ती है, लेकिन साथ में रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है और इंटरेस्ट का बर्डन भी बढ़ जाता है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमारा इक्विटी का ज्यादा होना उसके अंदर लगता है। एनीवे, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इसमें 2:1 तक का अगर ये रेशो है तो अपने आप में ठीक है। ठीक है, 2 से ज्यादा अगर हो जाएगा तो कंपनी के ऊपर रिस्क का बर्डन बढ़ जाता है, कंपनी के ऊपर रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, कंपनी के ऑब्लिगेशंस बढ़ जाएंगे, कंपनी के ऊपर जो चार्जेस हैं उन चार्जेस का रिस्क बढ़ जाएगा, फिक्स चार्जेस का, और इंटरेस्ट का बर्डन कंपनी के ऊपर बढ़ जाता है। फाइन, और अगर इससे कम होगा तो कम अपने आप में अल्टीमेटली चलता है। वैसे मार्केट के अंदर ये बोला जाता है कि भाई जो डेब्ट इक्विटी रेशो है 1 से कम होना चाहिए, मींस इक्विटी से कम होना चाहिए। बट अभी ऐसा है कि भाई आप इस डेब्ट्स को बढ़ा भी सकते हैं और डेब्ट्स का बढ़ाना भी अपने आप में फंडामेंटली कहीं कहीं पर बहुत बेनिफिशियल होता है और कहीं कहीं पर हार्मफुल होता है। एनीवे, तो हमारे यहाँ पर हमारे 12th स्टैंडर्ड में ये जो है इसका आइडियल रेशो 2:1 का बता रखा है। मींस 2 से कम, 2 या मैक्सिमम 2 तक होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए। उसमें 2 से ज्यादा होगा तो फिर कंपनी के ऊपर सॉल्वेंसी की पोजीशन एक्चुअली क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, ये एक्सटर्नल फंड है डेब्ट्स। अब इस डेब्ट्स के अंदर हमें क्या क्या लेना, देखिए इसको हमने बोला, इसका अगर फॉर्मूला हम पूरा टेक्निकली बनाया आपकी कंपनीज की बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंगली, तो हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन व्हाट, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, ये हमारा बनेगा लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। अब अगर आप बैलेंस शीट के अंदर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म डेट्स में हमारी जो हेडिंग होती है वो नॉन करंट लायबिलिटीज होती है। तो हमें नॉन करंट लायबिलिटी के सारे एलिमेंट नहीं लेना। देखिए नॉन करंट लायबिलिटी का फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा एलिमेंट होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सेकंड होगा हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, थर्ड होता है हमारा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड फोर्थ वन इज व्हाट, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, ये हमारे बेसिकली 4 एलिमेंट्स बैलेंस शीट के अंदर होते हैं। बट 12th स्टैंडर्ड पर सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली हमें इसके अंदर से 2 चीजें लेकर के चलनी है। फर्स्ट वन इज व्हाट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। मींस हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के अंदर एक तो होगा हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और हमें उसके अंदर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं लेना, अदर नहीं लेना, और सेकंड वन इज व्हाट, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस लेकर चलेंगे। अब ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर क्या, ऑलरेडी बैलेंस शीट वाला चैप्टर मैंने अपलोड कर रखा है, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर क्या क्या आते हैं मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी मैं आपको बता दूं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं, जस्ट
जस्ट लाइक व्हाट डिबेंचर्स। अगर कंपनी ने कोई डिबेंचर इशू कर रखे हैं, कोई बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं, कोई सिक्योरिटीज इशू कर रखी हैं फॉर मोर देन 12 मंथ्स, तो वो सारे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएंगे। कंपनी ने किसी बैंक से लोन ले रखा है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रखा है, किसी और इंस्टीट्यूशन से ले रखा है, लेकिन उस लोन का जो टेन्योर है वो टेन्योर मोर देन 12 मंथ्स है, तो वो भी हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर ऐसे प्रोविजंस आते हैं जिनका पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है। ऐसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट क्रिएट किया गया प्रोविजन जिसका पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है, जैसे प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स होता है, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉइज होते हैं, तो ये सारे प्रोविजन इसके अंदर आएंगे। एनीवे, तो मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर सिर्फ दो चीजें आएंगी, क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस व्हाट? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सिर्फ ये दो चीजें बेसिकली इसके अंदर आनी है। सेकंड इसके अंदर कंसेप्ट है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड से रिलेटेड भी एक डेडिकेटेड लेक्चर है, आप पूरा का पूरा मैंने उसमें शेयर होल्डर्स फंड को एक्सप्लेन किया, आप वहां से उसको देख सकते हैं। एनीवे, फिर भी आपको बता दूं कि हमारा जो शेयर होल्डर्स फंड है ये एक ऐसा फंड है जिसके ऊपर कंपनी के ओनर का राइट होता है, कंपनी के मालिक लोग का राइट होता है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर दोनों आ जाती हैं, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। सेकंड वन इज व्हाट? रिजर्व्स एंड सरप्लस। सेकंड क्या आ जाएगा हमारा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। थर्ड इसके अंदर एक एलिमेंट होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, बट रेशियो एनालिसिस वाले टॉपिक के अंदर उसके अंदर पूछा नहीं जाता। तो बेसिकली हमारा शेयर होल्डर्स फंड में क्या आएगा? शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग बोथ इक्विटी शेयर एज वेल एज व्हाट? प्रेफरेंस शेयर। सेकंड इज व्हाट? रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो का हमारा फॉर्मूला बना है लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेट्स मींस ऐसे डेट्स जिनका पीरियड मोर देन 1 ईयर का है, जो बोरोड फंड है, बाहर वालों को देना है। और शेयर होल्डर्स फंड मींस ऐसा फंड जो कंपनी के ओनर का होता है, कंपनी के ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। फाइन, तो मैंने आपके सामने ये फॉर्मूला इसका लिख दिया। अब उसके बाद अब हम इसके अंदर कुछ इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैलेंस शीट गिवन है इसमें, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ओके, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड इज गिवन शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल 4 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी की हेडिंग है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आर गिवन ओनली। ओके, उसके बाद फिर करंट लायबिलिटीज हैं जिसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और ट्रेड पेबल्स आर गिवन, बट शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हमको कंसिडर नहीं करना। एसेट साइड में वी हैव नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट है 4,20,000 की। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफ ₹1,70,000। करंट एसेट्स में वी हैव करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड अदर करंट एसेट्स। वैसे हमें इसके अंदर सिर्फ लायबिलिटी साइड के ऊपर कंसंट्रेट करके चलना है। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज व्हाट? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का हमारा फॉर्मूला होगा लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन व्हाट? शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दोनों आते हैं। क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 3 लाख रुपीज की और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आर गिवन बाय ₹1 लाख, तो टोटल इज ₹4 लाख। तो 4 लाख रुपए का हमारा लॉन्ग टर्म डेट्स हो गया, मींस हमारा डेट्स वाला पार्ट हो गया। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड इसके अंदर दे ही रखा है उसमें। वैसे तो शेयर होल्डर्स फंड की हेडिंग डली है, फिर भी इसमें अगर हम एक एक एलिमेंट लें तो शेयर कैपिटल प्लस व्हाट? रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल इज ऑफ ₹4 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस आर ऑफ ₹2 लाख। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया? 6 लाख रुपीज। फाइन, अब फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ वैल्यूज में, तो हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बन जाएगा, सॉरी लॉन्ग टर्म डेट से 4 लाख रुपीज के और शेयर होल्डर्स फंड है 6 लाख रुपीस का, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख 66.67। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। शेयर होल्डर्स फंड आर ऑफ ₹10 लाख, टोटल डेट्स 15 लाख एंड करंट लायबिलिटीज 2,50,000। इस क्वेश्चन के अंदर शेयर होल्डर्स फंड तो आपको क्लियरली मेंशन्ड है, दैट इज ₹10 लाख। 10 लाख रुपीस का शेयर होल्डर्स फंड है और यहाँ पर आपको टोटल डेब्ट्स दे रखा है कितना? 15 लाख और करंट लायबिलिटी गिवन है यहाँ पर आपको 2,50,000 रुपीस की। अच्छा ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है? तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड तो हमारे पास है, वी नीड व्हाट? लॉन्ग टर्म डेट्स। उसके लिए हमें टोटल डेट्स और करंट लायबिलिटी हेल्प करेंगी। टोटल डेट्स का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज। अब मेरे पास क्वेश्चन के अंदर टोटल डेट्स 15 लाख रुपीस का है, लॉन्ग टर्म डेट्स मुझे फाइंड आउट करना है और 2.5 लाख रुपए की मेरे पास करंट लायबिलिटी है। Therefore, long term debts is equals to what? 12,50,000। अब मेरे पास डेब्ट्स अवेलेबल है, मेरे पास शेयर होल्डर्स फंड है, तो मेरा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बनेगा लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, दैट इज व्हाट? 12,50,000 अपॉन
10 लाख रुपीस। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.25 टाइम्स, मींस इस कंपनी का डेट्स इसके इक्विटी के कंपैरिजन में 1.25 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। टोटल एसेट 10 लाख रुपीस, क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है टोटल एसेट इज इक्वल्स टू रुपीज व्हाट 10 लाख। टोटल एसेट 10 लाख रुपीस की है। करंट लायबिलिटीज 2 लाख एंड इक्विटी 3 लाख। करंट लायबिलिटी 2 लाख और इक्विटी इज व्हाट 3 लाख। इक्विटी मींस शेयर होल्डर्स फंड ऑलरेडी गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट लॉन्ग टर्म डेट्स। ओके, चलो जी, लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए थोड़ा सा इसमें प्रोसीजर। अगर हमारे पास टोटल एसेट है, इट मींस वी हैव टोटल लायबिलिटीज ऑल्सो। बैलेंस शीट में दोनों टैली हो जाते हैं। तो मेरे पास टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा, शेयर होल्डर्स फंड प्लस व्हाट टोटल डेट्स। ये याद रखिएगा। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और बाइफरगेट करता हूं तो मेरा ये बन जाएगा टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट्स का। अभी मैंने इससे प्रीवियस एक क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला बताया था, लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस व्हाट करंट लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल एसेट दैट इज व्हाट रुपीज 10 लाख। शेयर होल्डर्स फंड कितना दिया हुआ है 3 लाख। लॉन्ग टर्म डेट्स मुझे पता नहीं, करंट लायबिलिटी 2 लाख है, तो ये हो जाएगा 10 लाख इज इक्वल्स टू 5 लाख प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। देयरफॉर लॉन्ग टर्म डेट्स इज इक्वल्स टू व्हाट 5 लाख रुपीज। तो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट्स इससे टोटल लायबिलिटी या टोटल एसेट वाले फॉर्मूले से आ गया। ओके, नाउ डेट टू इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म डेट्स इज रुपीज 5 लाख अपॉन शेयर होल्डर्स फंड इज रुपीज 3 लाख। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करना। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इज गिवन रुपीज 2 लाख। हमें क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे रखी है दैट इज ऑफ रुपीज 2 लाख। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 2 लाख रुपए की है। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दे रखे हैं 1 लाख रुपीज के। करंट लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 50,000। नॉन करंट एसेट इज रुपीज 3,60,000 और करंट एसेट इज ऑफ रुपीज 90,000। अब हमें इंफॉर्मेशन ये दे रखी है और हमसे पूछा क्या है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करने का। अब मुझे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। फर्स्ट इज व्हाट लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। तो इस क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। क्या होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस व्हाट लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये हो गया 2 लाख प्लस व्हाट 1 लाख दैट इज व्हाट रुपीज 3 लाख। ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड फाइंड आउट करना है। अब शेयर होल्डर्स फंड के लिए मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं, उल्टा इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दे दी किसकी, एसेट की। तो हम वही करेंगे, पहले हम इससे टोटल एसेट फाइंड आउट करेंगे फिर उल्टा जाएंगे जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर गए थे। ठीक है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है यहाँ पर टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट प्लस व्हाट करंट एसेट, सॉरी करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट 3,60,000 रुपीज की है, करंट एसेट 90,000 रुपीज के, मीन्स टोटल एसेट बिकम्स ऑफ रुपीज 4,50,000। 4.5 लाख रुपए की आपकी टोटल एसेट हो गई। ठीक है, अब टोटल एसेट इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज। तो टोटल लायबिलिटीज का फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस व्हाट करंट लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटी कितनी है 4,50,000 रुपीज की है। शेयर होल्डर्स फंड मुझको चाहिए, लॉन्ग टर्म डेट्स 3 लाख रुपए का है और करंट लायबिलिटी मेरी 50,000 की है। तो ये हो गया 4,50,000 इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस 3,50,000। देयरफॉर शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल्स टू रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए का मेरा शेयर होल्डर्स फंड हो गया। उसके बाद हम लगाएंगे इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट से हमारा टोटल 3 लाख रुपीज का एंड इक्विटी इज ऑफ रुपीज 1 लाख। तो आंसर इज व्हाट 3:1 मींस कंपनीज टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट्स इज 3 टाइम्स ऑफ द टोटल शेयर होल्डर्स फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपनी हैज अ करंट रेशियो ऑफ 2.5 टाइम्स का करंट रेशियो देके रखा है। वर्किंग कैपिटल इज ऑफ रुपीज 1,20,000। टोटल एसेट इज रुपीज 3,80,000 रुपीज एंड टोटल डेब्ट्स इज ऑफ रुपीज 2,80,000। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करना है। अब देखिए प्रॉब्लम ये है, इसके अंदर टोटल एसेट दे दिया, टोटल डेब्ट्स दे के रख दिया। तो टोटल एसेट और टोटल डेब्ट्स से मैं पहले इजीली अपना शेयर होल्डर्स फंड फाइंड आउट कर सकता हूं। देखिए टोटल एसेट इज इक्वल्स टू व्हाट टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। और टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेब्ट्स।
टोटल डेट मिला लेते हैं, टोटल डेट्स का और चाहे तो बाइफर्केशन आगे कर सकते हैं, बट अभी मेरे पास करंट लायबिलिटी है नहीं. फर्स्ट वी आर फाइंडिंग आउट शेयर होल्डर्स फंड. तो टोटल एसेट्स आर ऑफ रुपीज 3,80,000, शेयर होल्डर्स फंड ये मेरे पास है, टोटल डेट्स 2,80,000 रुपीज के हो गए. तो शेयर होल्डर्स फंड मेरा हो जाएगा कितने रुपए का, 1 लाख रुपीज का मेरा शेयर होल्डर्स फंड बन जाएगा. 3,80,000 माइनस 2,80,000. नाउ द सेकंड चैलेंज इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स. लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए मेरे पास टोटल डेट्स तो है, और अगर मेरे पास करंट लायबिलिटी होती तो मैं इजीली क्या करता, इससे मेरा लॉन्ग टर्म डेट्स फाइंड आउट कर लेता. और करंट लायबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास ये करंट रेशो का जो फॉर्मूला है और ये वर्किंग कैपिटल है, ये हमारे पास गिवन है. देखिए मैं ऑलरेडी करंट रेशो के अंदर इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस फिर भी आपको बता दूं मैं. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होगा वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू CA माइनस CL. इसको ऐसा रख दीजिए. अब वर्किंग कैपिटल है मेरी 1,20,000 रुपीज, CA माइनस CL कर दिया, देयरफॉर करंट एसेट इज इक्वल्स टू 1,20,000 प्लस CL. ये मैंने करंट एसेट को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड करंट लायबिलिटी. अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं मेरा करंट रेशो का. करंट रेशो का फॉर्मूला है CA अपॉन CL. तो हमने यहाँ पर करंट रेशो रखा 2.5. करंट एसेट की जगह मैंने ये इक्वेशन पुट कर दी 1,20,000 प्लस CL अपॉन CL. तो ये हो जाएगा 2.5 CL इज इक्वल्स टू 1,20,000 प्लस CL. देयरफॉर 1.5 CL is equals to 1,20,000. CL is equals to 1,20,000 divided by 1.5. 1,20,000 रुपीज को 1.5 से डिवाइड करेंगे, दैट इज व्हाट रुपीज 80,000. ये आ गई हमारी करंट लायबिलिटी. ओके, अब मेरे पास करंट लायबिलिटी आ चुकी है, मेरे पास टोटल डेब्ट्स है. देयरफॉर लॉन्ग टर्म टोटल डेब्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स प्लस व्हाट करंट लायबिलिटीज. टोटल डेब्ट्स हो गई मेरी 2,80,000 रुपए की, और लॉन्ग टर्म डेट्स मुझे चाहिए, और ये मेरे पास 80,000 रुपीज़ का है. तो मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट्स हो जाएंगे कितने रुपीज़ के, 2 लाख रुपीज़ के. बस अब मेरे पास इक्विटी और डेट्स दोनों हैं, तो मैं यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो निकालता हूँ. लॉन्ग टर्म डेट्स आर ऑफ रुपीज़ 2 लाख एंड shareholders fund is of rupees 1 lakh, and answer is what, 2:1. Next question is Jupiter Limited has a quick ratio of 2.2 1. तो लिक्विड रेशो इसके अंदर देखे रखा है 2.2:1. 2.2:1 का है. वर्किंग कैपिटल इज रुपीज 2 लाख. वर्किंग कैपिटल इसमें 2 लाख रुपीज की गिवन है. इन्वेंट्रीज 80,000 है. चलिए जी, इन्वेंट्रीज 80,000 है. अब करंट एसेट पे लेके जाना पड़ेगा आई थिंक. इसमें टोटल एसेट 3,80,000 और टोटल डेट्स 3 लाख है. करंट क्या दिया, टोटल एसेट 3,80,000 रुपीज़ की है, और हमारे टोटल डेट्स 3 लाख रुपीज़ के. टोटल डेट्स हमारे 3 लाख रुपीज़ के, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेब्ट टू इक्विटी रेशो. ओके, तो चलिए इसके अंदर सबसे पहले तो हमें क्विक रेशो देके रखा है. तो क्विक रेशो और वर्किंग कैपिटल हमारे पास है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं. क्विक एसेट और क्विक रेशो और वर्किंग कैपिटल से हम पहले फाइंड आउट करेंगे हमारी वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज. तो चलिए जी, इसके अंदर हमारा लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज. ठीक है, लिक्विड रेशो 2.2 इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. देयरफॉर लिक्विड एसेट इज इक्वल्स टू 2.2 करंट लायबिलिटी. ये हमारे पास दे दिया. ओके, चलें. अब होता यह है कि लिक्विड एसेट क्या होती है, लिक्विड एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस व्हाट, इन्वेंट्री. करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस कर देंगे तो मेरे पास लिक्विड एसेट आ जाएगी. तो इससे अगर मैं ये बनाना चाहूँ तो ये मेरा बन जाएगा करंट एसेट इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट प्लस व्हाट, इन्वेंट्रीज. ठीक है, अब उसके बाद मेरा जो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू CA माइनस CL. तो 2 लाख रुपए की मेरी वर्किंग कैपिटल है. करंट एसेट मैंने लिखी लिक्विड एसेट प्लस व्हाट, इन्वेंट्री माइनस व्हाट, करंट लायबिलिटी, और 2 लाख इसको एज इट इज लिखा. लिक्विड एसेट की जगह अब मैं ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ. ठीक है, तो 2.2 CL प्लस इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है 80,000 माइनस करंट लायबिलिटी मुझे फाइंड आउट करना, 2 CL आ गया था. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 लाख minus 80,000 is equals to 1.2 CL, 2.2 CL minus this one. ठीक है, तो this will become 1,20,000 is equals to 1.2 CL, और therefore CL is equals to 1,20,000 divided by 1.2, that is what, 1 लाख रुपीज़. तो ये मेरी करंट लायबिलिटी आ गई. करंट लायबिलिटी फाइंड आउट इसलिए की है क्योंकि मेरे पास टोटल डेब्ट्स है. तो therefore टोटल डेब्ट्स is equals to लॉन्ग टर्म डेब्ट्स प्लस करंट लायबिलिटीज़.
टोटल डेट्स मेरे पास 3 लाख रुपीज़ का है, लॉन्ग टर्म डेट्स मुझे पता नहीं, 1 लाख रुपीज़ की मेरी करंट लाइबिलिटी है, देयरफॉर लॉन्ग टर्म डेट्स इज इक्वल्स टू व्हाट 2 लाख। तो हमने फर्स्ट वैल्यू तो इसकी फाइंड आउट कर ली, सेकंड वैल्यू अब हमको फाइंड आउट करनी है, दैट इज व्हाट शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड का भी बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है मेरा, टोटल इधर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट्स, टोटल असेट और टोटल लाइबिलिटी इक्वल है, दैट इज व्हाट 3,80,000। शेयर होल्डर्स फंड मेरे पास है नहीं, टोटल डेट्स मेरे पास 3 लाख रुपीज़ का है, देयरफॉर शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल्स टू व्हाट ₹80,000। इसी से मैं डेट टू इक्विटी रेशियो बनाऊंगा, लॉन्ग टर्म डेट्स 2 लाख और शेयर होल्डर्स फंड ₹80,000। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का बेसिक कंसेप्ट, सॉल्वेंसी रेशियो कंसेप्ट पे डिस्कशन कर लिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको किसी और न्यूमेरिकल में डाउट लगती है, कोई और कंसेप्ट में क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's अकेडमी। थैंक यू।